बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर हैं खुशखबरी के साथ कि हम मोस्ट अवेटेड सीरीज़ जो कि MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो यूट्यूब पे पहले लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो कुछ पूरे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है, या फिर वो उन्होंने जो शार्ट से एक हैंड आउट सर्कुलेट करते हैं वो वहाँ से बने हुए हैं। तो ये लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला जो LMS के लेक्चर्स होंगे उनको ही सेम टू सेम जो है वो मैं अपनी वर्डिंग में कराऊंगा। जो भी होगा, क्वेश्चन होगा, एग्जांपल होगी, डेफिनेशन होगी, वो मैं इसमें इंशाल्लाह ताला आपको LMS के लेक्चर्स के जो हैं रेफरेंस, वहाँ से हम इंशाल्लाह ताला वहाँ से लेकर यहाँ आपको इजी वर्डिंग में हम समझा देंगे। तो आपका क्या काम है कि आपने इस सीरीज़ को पूरा देखना है, सीरीज़ देख के और हमें फीडबैक देना है कि हम किस तरह के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, और दूसरा ये कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है जो भी स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये कोर्स जनरल मैथमेटिक्स का है। ये वो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जो कि डेफिशिएंसी के तौर पर कोर्सेज पढ़ेंगे, मींस के जिन्होंने FSC में जो है वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, तो ये उनकी जो है वो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम ये कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हम टॉपिक्स के सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे चीज़ों की। मैक्सिमम जो बेसिक टॉपिक्स होंगे मैथ के वो हम इसमें कवर करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो मैथ का कोई भी कोर्स स्टार्ट करें तो जो सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो सेट के बारे में होता है। तो यहाँ से भी हम सेट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ये लेक्चर नंबर 1 है, तो स्टार्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह ताला आप हमारा साथ दें, हम भी सीरीज़ को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है कि ए सेट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, ए सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो सेट होता है ना, ये एक कलेक्शन होती है। कलेक्शन मीन्स कि हम उसको करली ब्रैकेट्स में डिफरेंट चीज़ों को अगर बंद करते हैं तो वो हमारे पास एक सेट बन जाता है। ये देखिए, ये करली ब्रैकेट्स हैं, इनमें हमने 4 नंबर्स को बंद कर दिया तो ये हमारा एक सेट बन गया। और इसमें ऑर्डर्ड मैटर नहीं करता। आपने ये नहीं है कि 2 आपने यहाँ पे ही लिखना है, 2 आप लास्ट पे भी लिख सकते थे, 3 आपने यहाँ पे नहीं लिखना, 3 1 पे भी लिख सकते थे। तो अगर आप इसको देखें तो अगर आप 2 1 4 3 2 1 4 3 ये अगर ये सेट है तो ये दोनों सेट बराबर हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये नहीं कि आपने नंबर 1 पे 1 नहीं लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए सेट में। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सेट में जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता। आपने याद रखना है कि सेट में जो एलिमेंट होगा उसकी रेपिटेशन नहीं होगी, सब अलग-अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। और अनऑर्डर होता है, यानी कि इसमें ऑर्डर का मैटर नहीं करता, क्योंकि 3 अगर आप पहले लिख लें, 2 को लास्ट पे लिख लें, इससे हमें कोई मसला नहीं है, वो सेट ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट्स इन द सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। और जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगी हम उनको क्या कहेंगे कि ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेट्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। जिस तरह के ये देखें, एक सेट है हमारे पास B जो कि एप्पल, ऑरेंज, बनाना पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो सेट को, जो सेट का नाम है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आपने याद रखना है कि किसी भी सेट को जब आपने डिनोट करना है तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो देखें कि ये एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये हमारे पास जो हैं वो इस सेट B के एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के अंदर। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स सेट के अंदर होंगी उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वाड्रोपोड्स इन अ सेट इज अ सेट। तो कलेक्शन, चौपाए, ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं, उनकी कलेक्शन एक सेट बन जाएगी। ठीक है, उसमें बिल्ली, कुत्ता, भैंस, बारहसिंगा, हर चीज़ जो 4 टांगों वाली होगी, 4 टांगों वाला जो जानवर होगा, अगर हम उनकी एक कलेक्शन ले लें तो वो भी हमारे पास एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ईच क्वाड्रोपोड्स इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो हर जो 4 टांगों वाला जानवर होगा वो इस सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए हैं। द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज अ सेट। जो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं कि जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली ये हमारे ज़हन में 1 2 3 ही आता है, इसलिए उनको नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो सबसे पहले किसी बंदे ने काउंटिंग की थी ना दुनिया में, तो उसके ज़हन में ये नंबर आए थे, तो इस वजह से इनको नेचुरल नंबर्स या कुदरती अदाद भी बोलते हैं। तो अगर हम तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट ले लें, तमाम काउंटिंग नंबर्स के कलेक्शन ले लें, तो वो एक हमारे पास सेट होगा। तो हर काउंटिंग नंबर जो है वो उस सेट का एक एलिमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि नोटेशन। ठीक है, अब हम सेट को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के जो है हमारे पास 3 से 4 मेथड्स हैं
सेट्स को हम 3 या 4 मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, कई किताबों में 4 होते हैं, कई में 3 होते हैं, तो यहाँ पे हम 4 हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले होता है रोस्टर मेथड, और इसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड दोनों सेम ही मेथड के नाम है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। उनको कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिस्ट कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में हम बंद कर देते हैं। तो ये देखें, ये a = 1 2 3 4, ये हमने 4 काउंटिंग नंबर्स को लेकर कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो ये हमारा रोस्टर मेथड हो जाएगा। लिस्ट कर दिया हमने 4 एलिमेंट्स को, तो ये हमारा रोस्टर मेथड है। नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी एक ये चीज़ है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हों, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कोई कह दे कि यार आप सेट बनाओ 1 से लेकर 9007 तक, 1 से लेकर 9007 तक इनके दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सेट बनाओ। तो भाई हम ऑड नंबर्स तो इसके दरमियान बहुत सारे आते हैं, तो हम क्या हर रोस्टर मेथड में या लिस्ट मेथड में, टेबुलर मेथड में क्या हम फिर उसको 1 बाय 1 लिखते रहेंगे? नहीं, इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, वो ये है कि हम 3 से 4 एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। फिर आगे हम इस तरह 3 से 4 डॉट्स लगाकर उसको हम फिर लास्ट वाला जो हिस्सा होगा जिसको हम 9007 बोलेंगे वो लिख देंगे। तो हमें पता चल जाएगा देखने से कि यार ये जो सेट है ना, ये ऑड नंबर का सेट है। 9007 तक जितने भी ऑड नंबर आते हैं ये उनका सेट है। तो देखिए, अगर हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स लिखने लगते तो हमको तो शाम हो जाती, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने 3 से 4 एलिमेंट्स पहले लिख लेने हैं, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि यार ये इस सेट की बात हो रही है, ठीक है। और लास्ट पे जहाँ तक आपने लिखना है वो आपने एलिमेंट लास्ट पे लिख देना है, ठीक है। ये एक रोस्टर मेथड की एक टेक्निक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते, लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिखते जिस तरह टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड में हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं ना, बल्कि हम एक क्या करते हैं, एक रूल या प्रॉपर्टी बता देते हैं जो कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, एक रूल या एक प्रॉपर्टी बता देंगे जो उस सेट के तमाम एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे। तो फिर हम वहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कौन सा सेट है। तो इसकी एक मिसाल है कि ये ए सेट है हमारे पास x। ये जो हम सीधी लाइन लगाते हैं ना, इसको पढ़ते हैं सच दैट। सीधी लाइन हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। इसको हम अब कंप्लीट पढ़ेंगे, x सच दैट x इज़ द नेचुरल नंबर लेस देन 5। यानी कि इस सेट में ऐसे x मौजूद हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 5 है। यानी कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि नेचुरल नंबर्स भी हैं और लेस देन 5 भी हैं। तो इसको अगर हमने लिखना हो तो ए सेट को हम अगर रोस्टर मेथड में लिखें तो ये 1 2 3 4 तक जाएगा। लेस देन 5 है ना, तो 5 नहीं इसमें आएगा। लेस देन का मतलब है 5 से छोटे। तो 5 से छोटे 1 2 3 4, यानी कि ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, a = 1 2 3 4। ये टेबुलर मेथड में या रोस्टर मेथड में लिख दिया। और ये हमारा था सेट बिल्डर मेथड में। सेट बिल्डर मेथड में हम कोई प्रॉपर्टी या रूल बता देते हैं कि जिसको सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे। अब देखें कि ये 1 जो है ये नेचुरल नंबर भी है और 5 से छोटा भी है, 2 नेचुरल नंबर भी है, 5 से छोटा भी है, 3 सेम इसी तरह, 4 सेम इसी तरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड की। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम द सेट इज़ डिस्क्राइब यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। हम इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना उनको इस्तेमाल करके सेट को डिस्क्राइब कर देते हैं। जिस तरह के ए सेट हमारे पास है कि द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले 5 कुदरती अदाद का सेट। इसको हमने क्या किया, इसको हमने इंग्लिश के वर्ड्स को लेकर डिस्क्राइब कर दिया। तो डिस्क्राइब हमने किया तो इस वजह से इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड का क्या मतलब है, उसको बयान कर देना, उसकी वजाहत कर देना। तो हमने इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में वजाहत कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल मेथड है। पिक्टोरियल का क्या मतलब है कि यानी सेट्स को जब हम पिक्चर्स की शक्ल में शो करेंगे, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके डिटेल स्टडी में पढ़ेंगे। तो ये सेट को पिक्टोरियल मेथड, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल मेथड है। पिक्चर्स की शक्ल में जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो वेन डायग्राम
से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वेन डायग्राम होती है इसमें जो बड़ा सेट होता है उसको हम यू से, यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है, इसकी भी डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेट ए होगा उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बी सेट भी साथ होगा तो एक और सर्कल बना लेंगे, इस तरह करके हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एक सेट है ए 2 4 6 8, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, तो अगर कोई एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो 2 है, 2 अब सेट ए में मौजूद है ना, तो हम बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए या 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करता तो हम बोल देंगे कि दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए। तो उसके लिए हम इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। तो देखें 3 इस सेट में नहीं मौजूद, तो हमने बोला कि 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, ये भी नोटेशन है, आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इज़ द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ये तो उसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं या फिर करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या खाली ब्रैकेट्स हम सिर्फ डाल देते हैं। ये भी एम्प्टी सेट की अलामत है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ए सेट हमारे पास है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस दैन 2। तो देखें कि ये भाई ए सेट जो है ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट कैसे है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी ऐसा एक्स जो कि प्राइम नंबर भी हो और लेस दैन 2 भी हो। तो भाई सबसे पहला जो प्राइम नंबर है ना वो 2 होता है। प्राइम नंबर का सेट हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये ए सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि इट इज़ द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स। ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे? ऐसे एलिमेंट्स जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ये सेट जो है वो डिस्कशन पे डिपेंड करता है। मींस कि अगर हमने अपनी डिस्कशन चेंज की तो यूनिवर्सल सेट चेंज हो जाएगा। जिस तरह के अगर इसकी मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आप ऑल स्टूडेंट्स ऑफ वीयू, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके जो तमाम स्टूडेंट्स का सेट होगा ना वो यूनिवर्सल सेट होगा। यानी कि वीयू में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सारे कैंपसेस में जितने स्टूडेंट्स हैं, वो अगर उसको देखें तो वो हमारे पास क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा। लेकिन अगर हम बीएस मैथ के स्टूडेंट की बात करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, बल्कि वो उसका एक सबसेट होगा। तो ये देखें मैंने ये लिखा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। ये सबसेट की सिंबल होती है। ये वाली सिंबल किसकी होती है? सबसेट की। सबसेट की डेफिनेशन भी आगे आ रही है कि सबसेट क्या होता है। तो अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी पूरी की बात करें तो उसमें जो तमाम स्टूडेंट्स का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा? उसका सब सेट होगा और उसको हम ए बी सी डी कुछ भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सब सेट। सब सेट क्या होता है कि ए सेट ए, एक ऐसा सेट ए जो है उसको हम कहेंगे कि ये सेट बी का सब सेट है। 2 सेट्स हैं हमारे पास, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो हम ए को बी का सब सेट कब कहेंगे? जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हमें मिल जाएं तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो इसको हम डिनोट करेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसकी अलामत ये होती है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स हमें बी में मिल जाएं तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। बी सेट फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 1 2 3 4 5 है और ए सेट हमारे पास 2 4 है। अब आप गौर करें तो 2 4 इसमें मौजूद है ना, इस सेट में ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है ना। 2 और 4 हमें बी में मिल गए हैं ना, तमाम एलिमेंट्स ए के बी में मिल गए हैं। तो हम बोल देंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो आपने 2 नोट्स याद रखने हैं, 2 नोट हैं हमारे पास। 2 नोट आपने याद रखने हैं कि फाई जो होता है, फाई हर सेट का सबसेट होता है। आपने याद रखना है कि आप कोई भी सेट ले लेना, कोई भी दुनिया का सेट ले लें तो फाई जो खाली सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, हर सेट का सबसेट फाई लाजमी होता है और हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट भी होगा। तो देखें ये जो बी सेट है वो अपने आप का सबसेट भी है, यानी कि बी जो है वो सबसेट बी का भी है। ठीक है, ए तो बी का सबसेट है लेकिन फाई भी इसका सबसेट है और बी अपने आप में भी इसका, हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है और हर सेट का खाली सेट भी क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कब होंगे? 2 सेट्स अगर हमारे पास ए और बी 2 सेट्स मौजूद हैं तो ये इक्वल तब होंगे जब दोनों में
सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स हों, यानी कि सेट ए में भी उसी तरह के एलिमेंट्स हों और उतने ही एलिमेंट हों, और सेट बी में भी उसी तरह के एलिमेंट्स हों और उतने एलिमेंट्स हों, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो हम बोल देंगे कि ए जो है वो बी के बराबर है। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। अब लेट करेंगे, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है 3 2 1। तो देखें कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, और जो जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, तो हम बोल देंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो अगर हमने किसी सेट को, दो सेट्स को आपस में बराबर प्रूव करना है, तो हम उसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर ए सेट बी के बराबर है, तो हम उसको क्या करेंगे, ए को बी का सबसेट शो कर देंगे और बी को ए का सबसेट। अगर हम ये दो चीज़ें शो कर दें, तो हम बोल देंगे कि जो ए है वो बी के बराबर है। अगर ए भी सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम बोल देंगे कि ये ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं। देख लेना कि 1 2 3 3 2 1, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और बी के एलिमेंट्स तमाम ए में मौजूद हैं। ए भी बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं सेट्स पर, तो ये आपने पहले भी पढ़े होंगे। सेट्स पर ऑपरेशन है, सबसे पहले इंटरसेक्शन है। तो दो सेट्स अगर हमारे, इसको इस उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो सेट्स अगर हमारे पास ए और बी हैं, तो अगर उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन के सेट में आ जाएंगे। तो ये फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास ए सेट है, हमारे पास 1 2 3 ए सेट है, 3 4 5 बी सेट है। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सिर्फ 3 हमें दोनों सेट में कॉमन मिल रहा है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। और इसको अगर हम लिखें, जो है हमारा कौन सी फॉर्म होती है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इंटरसेक्शन को लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स सच दैट, ऐसा एक्स जो ए को भी बिलोंग करता है, एंड का क्या मतलब है, और जो एक्स ए को भी बिलोंग करे और एक्स बी को भी बिलोंग करे, वो फिर इंटरसेक्शन में आएगा। तो मैंने ये आपको यही बताया है ना कि एक एलिमेंट इंटरसेक्शन को कब बिलोंग करेगा, जब वो ए में भी होगा बी में भी होगा, यानी कि दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो उसी वक्त ये हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन। अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, तो उनका हमने यूनियन करना है। अगर दो सेट्स ए और बी हैं और उनका हमने यूनियन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ए के एलिमेंट्स भी लिख लेंगे, बी के एलिमेंट्स भी लिख लेंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो भी लिख लेंगे। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं, बी में भी हैं, और ए और बी दोनों में कॉमन भी हैं। यूनियन में हमने कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना। लेकिन ये याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में 2 दफ़ा आ रहा है, ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो उसको हमने सेट में एलिमेंट को एक ही दफ़ा लिखते हैं। सेट में एलिमेंट को एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो देखें, इसमें हमारी यूनियन की क्या डेफिनेशन होगी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स या तो ए को बिलोंग करे या फिर बी को बिलोंग करे। ठीक है, तो हम यूनियन में ए वाले एलिमेंट्स भी ले लेंगे या बी वाले भी ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हों या बी में हों, वो सारे एलिमेंट्स हम यूनियन में ले लेंगे। तो इसकी एग्जांपल देखें, 1 2 3 ए सेट है, बी हमारा 3 4 5 है, तो इसका यूनियन क्या होगा? ये देखें, पहले आप ए सेट के एलिमेंट्स लिख लें सारे, 1 2 3, ये मैंने 1 2 3 लिख लिए। अब बी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखें, 3 4 5। लेकिन ये देखें 3 तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो 3 को रिपीट नहीं करना, सेट में रेपिटिशन नहीं होती, तो 3 को छोड़ दें क्योंकि 3 हमने पहले लिख लिया। 4 और 5 नहीं लिखे, तो ये 4 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो यू में मौजूद हों लेकिन ए में मौजूद ना हो। अगर हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों लेकिन उस सेट में ना मौजूद हों जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं ए और ऊपर छोटा सा सी। फार्मूला होता है यू माइनस ए। यू माइनस ए का क्या मतलब है? ऐसे एलिमेंट जो यू में हैं लेकिन ए में नहीं है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर यू हमारे पास सेट है 1 2 3 काउंटिंग नंबर अप टू 100 तक, और ए सेट है 1 2 3 10 तक, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट हम
पता है कि u माइनस ए लिखते हैं तो ये किसके बराबर होगा। अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में हैं लेकिन a में नहीं है। तो a में पहले 10 नेचुरल नंबर तो आ गए, इनको हम छोड़ देंगे, बाकी हम 11 से लेकर 100 तक जो है वो कंप्लीमेंट में लिख देंगे, क्योंकि हम कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो a में नहीं होते लेकिन u में हैं। लेकिन a में ये वाले 1 2 3 अप टू 10 तो मौजूद हैं, लेकिन 10 से आगे जो है वो नहीं मौजूद, तो इसलिए हमने कंप्लीमेंट में ये एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आई होगी। फीडबैक अपना लाजमी दें कि लेक्चर किस तरह के आपको लग रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करते रहें। जो भी मसला होगा इंशाल्लाह ताला आपको सॉल्व कर देंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।